आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के जितने भी द्वीप हैं और उनकी स्थिति कहाँ पे है और कहाँ पे हमारे भारत के किस पोजीशन में है, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी जीके जीएस में आपके द्वीप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैपिंग समझते हैं ना, मैपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्थिति के समझ आते हैं, कौन सा द्वीप हमारा है कौन सा नहीं है ना। याद है हमने एक बाउंड्री का चैप्टर पढ़ा था, हमारे भारत की स्थलीय और तटीय रेखा। तो हमारे भारत की जो तटीय रेखा है वो दो प्रकार से है, एक हमारे भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा और दूसरी क्या है, संपूर्ण भारत की तटीय रेखा। तो जब आप मुख्य भूमि की तटीय रेखा करते हो तो 6100 किलोमीटर करते हो, और जब संपूर्ण भारत की तटीय रेखा करते हो तो 7512 किलोमीटर करते हैं। तो ये जो दो बाउंड्री है ये कैसे हैं, 6100 किसको बोलेंगे और 7512 किसको बोलेंगे, ये हम आप इसमें बताएंगे इस लेक्चर में, ठीक है। आपको जैसा सभी लोगों को पता है कि 15 फरवरी 2023 से हमारे फ्रेश न्यू बैच चल रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को शून्य स्तर से हर सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नाम है केवल उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस या आपका सुपर टेट, लेकिन आपको बता दें आप जितने भी छात्र बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम का, तो जो आपका जीके जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, कला संस्कृति, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और यहाँ तक कि इंग्लिश का भी लेक्चर उसमें होगा, तो जितना भी है सब आपके बी ग्रेड तक के लेवल के पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो आप ये मत सोचिएगा कि सुपर टेट का बैच कब चलेगा, यूपी पुलिस का बैच कब चलेगा, इसका फलाना बैच कब चलेगा। आपको सभी सम्मिलित करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस देख लो, चाहे सुपर टेट का देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस का देख लो, जीके जीएस सेम रहता है, मैथ सेम रहता है। हाँ, थोड़ा सा मैथ का और रीजनिंग का लेवल हाई रहता है, तो हम आपको बताएंगे। क्लियर है? ये चीज़ है। 9 बजे से लेके 12 बजे तक पहला बैच होगा, 12 बजे से 3 बजे तक दूसरा बैच होगा और 3 बजे से 6 बजे तक तीसरा बैच होगा। आप क्योंकि एकेडमी के छात्र हैं तो आप चाहो तो पूरा बैच ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो छात्र टीचर की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी के टीचर, जूनियर टीचर या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जीके जीएस बढ़िया तरीके से रहेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश से जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर टीचर की कमी है, अभी आपने देखा होगा 2.5-3 साल से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपको बता दें रात दिन एक करिए, क्योंकि अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और वैकेंसी इतनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी कि आप ये मान के चलिए अगर उसमें आप सीट नहीं बना पाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हर जिले से हर प्राथमिक स्कूल से, सरकारी स्कूल से रिक्त पद मांगे जा रहे हैं, और बाकी जितने भी स्कूल हैं वो अपने अपने स्कूल के रिक्त पद दे रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ इतने टीचर की कमी है, हमारे यहाँ इतने टीचर की कमी है। एक जिले से 500, 600 टीचर आप बोल रहे बताएं खाली हैं। तो जब इसका आकलन किया जाएगा, आकलन करने के बाद जब एक वैकेंसी देखी जाएगी कि भैया पूरे उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली है, क्योंकि प्रमोशन भी तो हो रहा है, आपने भी सुना है ना कि टीचरों का प्रमोशन हो रहा है। जब टीचर का प्रमोशन होगा तो वो सीनियर बनेंगे, तो जूनियर के लिए तो जगह खाली हो जाएगी, तो वो पद, रिक्त पद, और इस साल की नई वैकेंसी कम से कम 60 से 70 हजार वैकेंसी टीचरों की आने वाली है। अब इसमें अगर आपने स्थान बना लिया तो ठीक है, नहीं तो अगले 4-5 साल तक आप वैकेंसी भूल जाइएगा। इसीलिए हम आपको अभी से संदेह कर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी तैयारी हो, किसी भी तैयारी हो, अभी से लग जाइए, अपना पूरा का पूरा समय बिताइए। टारगेट एक जरूर सुबह बनाइए, एक टारगेट कि आज हम पूरे दिन भर में इतना इतना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उस टारगेट को कंप्लीट करने में लग जाइए। क्लियर है? आपका शेड्यूल बढ़िया बन जाएगा और नौकरी तो निकलेगी ही। चलिए, आज का हमारा क्या है टॉपिक, भारत के द्वीप समूह। हमारे भारत के जितने द्वीप समूह हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि द्वीप क्या होता है। ठीक है, द्वीप क्या होता है, कौन मुझे बताएगा द्वीप क्या होता है? अच्छा, जो चारों ओर पानी से घिरा होगा वो द्वीप होगा, ऐसा? छोटा उभरा हुआ भाग। देखिए, जो भूमि है, भूमि का उभरा हुआ भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसा उभरा हुआ भाग जो पानी के लेवल से ऊपर है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। क्लियर है? अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई किताबों में द्वीप तो
कई किताबों में द्वीप तो दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रायद्वीप लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्रायद्वीप लिखा रहता है। और अक्सर आपने देखा होगा ज्योग्राफी किताबों में या न्यूज चैनल में, वहां पे लिखा रहता है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप। ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, भारतीय प्रायद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये भारतीय प्रायद्वीप का क्या मतलब है और भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब है, ठीक है, ये दोनों आपको पहले बता देते हैं आगे पढ़ाने से पहले। द्वीप तो आप समझ ही गए कि ऐसा उभरा हुआ भूभाग जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है। ऐसा उभरा हुआ भूभाग जिसके चारों तरफ पानी है, वो भूभाग जो चारों तरफ से पानी में अपनी बाउंड्री बनाता है उसको बोलते हैं क्या? द्वीप। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या आती है हमारी? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसा उभरा हुआ भूखंड, समझिएगा, ऐसा उभरा हुआ भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तीन तरफ से, किस तरफ से? तीन तरफ से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप यानी अभी भी एक साइड इसकी क्या है? उभरी हुई है, वो पानी को टच नहीं करती है, एक साइड, बाकी तीन साइड पानी को टच करती है, तटीय रेखा बनाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। अब जरा सोचिए, भारत, भारतीय प्रायद्वीप, हमारे भारत के नाम के आगे जोड़ा जाता है भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप इसका मतलब भारत के तीन साइड जलराशि से तटीय रेखा बनाता है। ये मैंने जानबूझ के त्रिकोणीय आकार का बनाया है क्योंकि हमारा भारत ऐसे ही तो है ना। ये देखिए, गुजरात से लेके इधर कन्याकुमारी और फिर इधर बंगाल तक तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम की बात करें तो अरब सागर, और यहाँ पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर। तो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तीन तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है, इसलिए हम अपने भारत को प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, ठीक है। समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, खाड़ी में और प्रायद्वीप में, खाड़ी और प्रायद्वीप में। तो फर्क समझिए, प्रायद्वीप का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जिसका तीन तरफ से जो बाउंड्री है, जो उसकी जमीन है, उभरी हुई जमीन है, जहां पर जीवन यापन हो सकता है, वहां पर तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अब यहां पर एक बात आता है, खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी में भी तीन तरफ का ही कंसेप्ट होता है, खाड़ी में भी तीन तरफ का ही कंसेप्ट होता है, लेकिन तीन तरफ का क्या? जैसे मान लीजिए कि एक सागर है, मान लीजिए एक सागर है, इस सागर के तीन और ऐसे, इस सागर के तीनों तरफ से उभरा हुआ भूभाग की अगर बाउंड्री है तो उसको हम बोलेंगे क्या? खाड़ी। उस जलराशि को हम क्या बोलेंगे? खाड़ी। समझिएगा ध्यान से, ये जैसे समुद्र है, जलराशि है, और इसके तीनों तरफ उभरा हुआ भूभाग है जिसमें जीवन यापन होता है, और ये पानी ऐसे तीन तरफ से फंस गया बीच में, इसी को बोलते हैं क्या? खाड़ी। ठीक है, तो खाड़ी और प्रायद्वीप में आप लोग फर्क समझे कि खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या फर्क होता है, ठीक है। चलिए अब एक और टर्मिनोलॉजी समझते हैं हम। आपने कई बार देखा होगा, कई बार किताबों में लिखा रहता है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। ये क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? उपमहाद्वीप, ठीक है। हम इसको महाद्वीप तो नहीं बोल सकते, लेकिन उप लगा रखा है। अरे जैसे होता है ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैप्टन, कप्तान, उप कप्तान, है ना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। आपने देखा होगा करवी चित्रकूट क्षेत्र में हमारी 10 लाख की जनसंख्या है, 9 लाख उपाध्यक्ष बने घूम रहे हैं। देखा है कि नहीं आपने? हर पार्टी के कोई ना कोई उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री, कोई महासंयोजक मंत्री, कोई महिला उपाध्यक्ष, कोई ये फलाना दिखाना, ऐसे घूम रहे हैं ना। 9 लाख लोग ऐसे घूम रहे हैं अपना अध्यक्ष लिए। तो चलिए, ये उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए, द्वीप का कंसेप्ट क्या था कि ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो क्या होता है? द्वीप। अच्छा, इसी के आगे जुड़ा है क्या? महा। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। अच्छा, उप का मतलब क्या होता है? भूखंड। उप का मतलब क्या होता है? भूखंड। यानी हमारा भारत पूरे एशिया में एक बड़ा देश है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक महाद्वीप ही है, लेकिन कौन सा? उप महाद्वीप। क्योंकि चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ, इसलिए हम इसको महाद्वीप नहीं कह सकते। तीन तरफ से घिरा हुआ है और बड़ा विशाल भूखंड है,
ठीक है, इसलिए हम एशिया का देखिए हमारा देश पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान में आता है? 7वें स्थान में। यानी हमारा देश पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है, बोल सकते हैं हमारा देश पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो एशिया में भी बड़ा है, इसीलिए क्योंकि जलराशि से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उप महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप नहीं बोल सकते क्योंकि चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है। समझे आप लोग? ओके, चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। देखिए ये हमारा भारत है, भारत के मैप को थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखिए, ये हमारा भारत है और आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा भारत है, भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, ये यहाँ से अगर आप त्रिकोणीय आकार में यहाँ तक जाओगे तो ये तीनों जलराशि से घिरा हुआ है। ये तीनों साइड देखो, हमारा पश्चिमी घाट, हमारा पूर्वी घाट और हमारा दक्षिण का हिस्सा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर और हिंद में हमारा क्या है? लास्ट में नीचे कन्याकुमारी के नीचे क्या? हिंद महासागर। फिर आपने इसमें ये भी देखा होगा कि ये जो हमारा भारत है, भारत के कुछ ये चित्ती चित्ती जैसे ये भी हिस्से हैं हमारे, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा ये हो गया, और यहाँ पे देखा होगा ये पूरा का पूरा क्या है? द्वीप समूह। ये यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर, फिर उड़ीसा के पास यहाँ पे हल्का सा देखोगे, और यहाँ पर आप देखोगे केरला के पास ये हमारा, तो ये क्या है? ये हमारे भारत के क्या है? द्वीप है, हमारे भारत के द्वीप है, हमारे भारत का शासन इसमें चलता है और हमारे ही भारत का अंग कहलाता है। तो आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो देखो ये इस तरीके का हमारा भारत का मैप है। ये हमारा गुजरात से लेके इधर ये पूरा बंगाल और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये जो उभरा हुआ भाग है, जैसे ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये उभरा हुआ भाग है ना, इसी में तो जीवन यापन होता है, इसी में तो लोग रहते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये किनारा क्या है? ये है तट। क्या है ये? तट। ये तट है जहां से पानी का लेवल ऊपर तक नहीं आ पाता। यानी आप बोल सकते हो कि ये जो तट है, तट के इधर गहराई है और तट के इधर क्या है? ऊंचा है ना? ऊंचा है, तभी तो पानी इधर नहीं आ पा रहा। और इसी को क्योंकि जमीन और पानी टच हो रहा है तो बन गया क्या? तट। क्या बन गया? तट। और क्योंकि तीन साइड से है, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाली खाड़ी और तीसरा क्या है? हिंद महासागर, तो बन गया हमारा भारतीय प्रायद्वीप, है ना। और क्योंकि एक विशाल देश है, एशिया का एक विशाल देश है और तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमने बोल दिया उप महाद्वीप। उप महाद्वीप, महा का मतलब होता है बड़ा, विशाल, है ना। जैसे आपने करबी में मैंने एक देखा था, दो बियर की दुकानें एक साइड थी, एक में लिखा हुआ था ठंडी बियर, दूसरे में लिखा हुआ था महा ठंडी बियर। अब मैं उस दुकान का इंतजार कर रहा हूं जिसमें लिखा रहेगा महा ठंडी बियर, ठीक है। तो ये महा लगाने का कंसेप्ट क्या है कि तुम वहां से बियर खरीद रहे हो, हम उनसे भी ठंडी दे रहे हैं, अब हमसे लो। चलिए देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 1208 द्वीप हैं। अगर सभी द्वीप, छोटे बड़े द्वीप को मिलाया जाए तो भारत के पास टोटल कितने हैं? 1208। कुछ पश्चिम में है, कुछ पश्चिम में है, कुछ पूर्व में है और कुछ क्या है? दक्षिण में है। छोटे बड़े अगर सबको मिलाओगे तो हमारे पास लगभग कितने हैं? 1208 द्वीप। भारत के पास कुल 1208 द्वीप हैं और ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो, द्वीप समूह का मतलब है कि एक ही जगह पे बहुत सारे क्या होंगे? द्वीप होंगे। एक ही जगह पे बहुत सारे द्वीप होंगे। तो हमारे भारत में छोटे और बड़े द्वीप समूह मिलाकर हमारे पास टोटल कितने द्वीप हैं? 1208 द्वीप है, ठीक है। ये चीज हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? हमारा अंडमान निकोबार। अब ये भी समझिएगा कि जो अंडमान निकोबार है वो हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। और अंडमान निकोबार के ही एक द्वीप में हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो हमारे भारत का, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश की देशांतर, अक्षांश कौन सा अक्षांश? उत्तरी की दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए दोनों भारत के दिशाओं में है। भारत के पश्चिम में कौन सा है? लक्षद्वीप, सबसे छोटा द्वीप समूह। और भारत के पूर्व में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसको दक्षिण पूर्वी भी बोल सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैप देखेंगे। अंडमान और निकोबार हमारे देश का सबसे बड़ा द्वीप समूह। बर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार। बर्मा में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी म्यांमार तक चली गई है और म्यांमार की श्रेणी कहलाई गई है, उसको क्या बोला जाता है? अराकान योमा। ये क्वेश्चन जो है हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अराकान योमा हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश की है? म्यांमार की है। जैसे अगर आप कश्मीर हिमालय, नेपाल, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे तो यह हमारे देश की है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे देश की है, लेकिन अराकान योमा कहाँ की है? म्यांमार की। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। और बर्मा को भारत से कब अलग किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे हमारा ही था ये पार्ट, याद है ना? बहादुर शाह जफर 88 साल की उम्र में सम्राट बनने चले थे, है ना? भारत की बागडोर संभालने चले थे, बंद कर दिया जेल में। कहां पर? रंगून। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बर्मा म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। तथा इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार और कुछ नहीं, हिमालय का ही हिस्सा है। ऐसा हिमालय का हिस्सा जो बंगाल की खाड़ी में नीचे दब गया है और आगे चल के दक्षिण क्षेत्र में उठ गया है। यानी आप बोल सकते हैं कि जब हमारे गोंडवाना धरती का हिस्सा आगे तिब्बत के पठार से टकराया, तो तिब्बत के पठार से टकराने के बाद चाप के आकार का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी, उसी का हिस्सा कौन है? अंडमान निकोबार। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आएगा, देखिएगा। ठीक है, अभी जब इसको मैप में आप लोगों को, ये कहाँ गया? ये आ क्यों नहीं रहा? इधर आइए दोस्त आप। चलो यहां समझते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ भूभाग है। किसका? हिमालय पर्वत श्रृंखला का उभरा हुआ भूभाग। देखिए हमारा भारत जब तिब्बत के पठार से टकराया था, तो एक लाइन से जहां जहां टकराया था वहां पे क्या है? ऊपर की भूपरपटी फोल्ड हो गई, मतलब मुड़ गई, और ऊपर की परपटी उठी और नीचे की जो भूपरपटी की नीचे वाली परत है वो नीचे धंसती चली गई। नतीजा क्या हुआ? मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं हम हिमालय पर्वत श्रृंखला। लेकिन आपको बता दें, बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है कि इसका जो मोड़ है और इसका जो उभरा हुआ भाग है, ये कहां कहां तक बना था। कहने का मतलब, जब गोंडवाना धरती तिब्बत के पठार से टकराई थी, तो आखिरकार कैसा पहाड़ बने थे। देखिए ये हिस्सा जब टकराया, तो टकराने के बाद ये चाप के आकार का ऐसे पर्वतमाला हो गई, और यहां पे नामछा बरुआ जाने के बाद ये जो हिस्सा है ये ऐसे बना। ठीक है, देखिए यहां से देख रहे हैं जलराशि नीली नीली, तो यहां से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला समुद्र के नीचे हो गई और दबाव के कारण यहां से अंडमान निकोबार से उभर के ऊपर आ गई। दबाव के कारण उभर के ऊपर आ गई। अब जो हिस्सा धरती का ऊपर आ गया, जल राशि से भी ऊपर आ गया, वाटर लेवल से भी ऊपर आ गया, वहां पे वनस्पति उग गई। और वहां पे वनस्पति उग गई तो क्या हुआ? लोग जीवन यापन करने लगे। और जब लोग जीवन यापन करने लगे, तो आगे चल के वहां पर एक एटमॉस्फेयर बना, एक हेरिटेज बना, और हेरिटेज बनने के बाद वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाया। क्लियर है? हमारे भारत की जो चाल थी वो इस प्रकार थी, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर ये भारत हमारा ऐसे जा रहा था, और फिर तिब्बत के पठार से टकराया। जब तिब्बत के पठार से टकराया, तो तिब्बत का आकार कैसा था? चाप का आकार। इसी वजह से हमारे हिमालय पर्वत का भी जो आकार बना वो कैसा बना? चाप का आकार बना। क्लियर है? यहां पर एग्जाम में आता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का आकार कैसा है, तो क्या बताएंगे?
चाप आकार, यानी चाप के आकार का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपको ये समझना चाहिए कि सर जब ये ऐसे गई है तो इसको आगे ही निकल जाना चाहिए था, ये यहां पर इसने तीखा मोड़ क्यों ले लिया है, ये यहां पर इसने तीखा मोड़ क्यों लिया है। और कभी भी कोई भी पर्वत श्रृंखला अगर चाप का आकार बनाती है और एकदम से मुड़ जाती है, वहां पर बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई सिंटेक्सियल बेंड क्या होता है, तो बता दीजिएगा सिंटेक्सियल बेंड वो होता है कहीं पर भी अगर हिमालय कोई भी श्रृंखला जा रही है और एकदम से किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो जो जहां से मुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में ये आना चाहिए कि ठीक है सर यहां तक तो चली गई श्रृंखला, चाप का आकार बन गई क्योंकि बहुत बड़ा ग्रेनाइटिक पत्थर से बना तिब्बत का पठार था, लेकिन ये जो जहां पर एक और इसने चाप का आकार बनाया, ये क्या, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ये वहां से लेके यहां तक चाप का आकार बना है, तो ये कैसे बना है, अरे यहां से म्यांमार प्लेट थी ना, ये देखिए यहां से म्यांमार प्लेट दबाव इस तरफ को लगा रही थी और भारत, देखिए भारत आगे की तरफ बढ़ रहा था और म्यांमार प्लेट इस तरफ को दबाव डाल रही थी। नतीजा यहां की जो मिट्टी थी, भूपरपटी थी, उसमें फोल्ड पड़ा और फोल्ड पड़ने के बाद मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ और यहां पर गहराई इतनी ज्यादा थी कि यही हिमालय पर्वत श्रृंखला इस बंगाल की खाड़ी में नीचे विलुप्त हो गई। यानी ये जो श्रृंखला बनी है ये बंगाल की खाड़ी में नीचे है, ये बंगाल की खाड़ी में नीचे है, लेकिन वह पूरी क्या है, जलमग्न है। और यहां पर देखिए भारत के नीचे की प्लेट का दबाव और यहां पर इंडोनेशिया प्लेट का दबाव ज्यादा हुआ, तो यहां पर ये जो मिट्टी है यह समुद्र तल से भी उभर कर ऊपर आ गई, भूपर्वती दबाव के कारण ऊपर आ गई, यानी ज्यादा मोड़दार पर्वत बन गए। और जब मोड़दार पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा हो गई, वो समुद्र के लेवल से ऊपर आ गई, और जब समुद्र के लेवल से ऊपर आ गई, यहां पे लोग जीवन यापन करने लगे, वही कहलाया अंडमान और निकोबार। अब आप मुझे बताइए कि अंडमान निकोबार कौन सी धरती का हिस्सा है, ये देखो पूरी रामायण बता दिया, इसके बाद बोल रहे हैं कि ठीक है राम की रसोई, रामायण पढ़ाने के बाद राम की रसोई बोल रहे हो, सीता की रसोई है वो। देखिए यहां से हिमालय बना, हिमालय बनते 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 यहां समुद्र के नीचे चला गया और यहां पर भारत की प्लेट और इंडोनेशिया की प्लेट का दबाव पड़ा, नतीजा ये धरती क्या है, ऊपर उठ के आ गई। तो ये बताइए किसका हिस्सा, गोंडवाना का कि हिमालय का? हिमालय का हिस्सा है ना, तो गोंडवाना कैसे बोल रहे थे? जितने भी छात्र बैठे हैं यहाँ पे, एक कहावत तुम सबके लिए, चित अंतय मन अंतय, है ना, ये चीज है। लगता है या तो किसी की याद आ रही है या तो कोई परेशान कर रहा है। सबके मुंह से एकदम से गोंडवाना धरती का नाम आया, गोंडवाना धरती का नाम। अरे ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और आपको बता दें अंडमान निकोबार और कुछ नहीं पर्वत है, अंडमान निकोबार और कुछ नहीं पर्वत है, जिसकी तलहटी समुद्र में डूबी हुई है और ऊपर वाला भाग क्षरण के कारण, अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण फ्लैट हो गया, वहां पे लोग रहने लगे। ठीक है, अब आप बताइए किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है कोई गोंडवाना वाला? ठीक है, ये चीज हुआ, अब समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? अब चलो, जब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो एक बार फिर से यही डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? बर्मा म्यांमार में जो हिमालय पर्वत को क्या बोला जाता है? अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं तथा इसका फैलाव उत्तर से, इसका फैलाव उत्तर, ये उत्तर से कहां तक है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे चली गई और समुद्र के नीचे जाने के बाद जहां पर दबाव ज्यादा पड़ा वहां पे उठ भी गई और जहां पर उठ गई वही क्या कहलाया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब कभी नहीं भूलेगा, तुम्हें सपने में भी नहीं भूलेगा कि गोंडवाना धरती का हिस्सा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए एक और चीज समझिएगा, हमारे देश में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा बहती है, उसका अच्छा खासा क्षेत्र है। जिस प्रकार से हमारे भारत की पवित्र नदी गंगा है, उसी प्रकार से म्यांमार की नदी कौन सी? मेकोंग। याद है ना, गंगा मेकोंग एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री गंगा मेकोंग नदी को साफ कराने की योजना कर रहे हैं। यहाँ हम गंगा को साफ करेंगे, वहां वो लोग मेकोंग को। ठीक है, ये एग्जाम में आया भी है कि मेकोंग कहाँ की नदी है। तो जिस तरीके से हम लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, मेकोंग नदी को म्यांमार वाले पवित्र मानते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़े, ये पोर्शन क्लियर हुआ आपका?
चलिए और थोड़ा सा जान लेते हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद है ना, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश। और आपको बता दें गुलाम भारत में बंद कर दीजिए उसको, ठीक है, पढ़ने आए हैं। गुलाम भारत में सबसे पहला आजाद होने वाला कौन था? अंडमान निकोबार ही था। गुलाम भारत में सबसे पहले आजाद होने वाली जो भूमि थी वो अंडमान निकोबार थी, और अंडमान निकोबार के पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस बने थे, ये ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ थी? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर गिनने लायक द्वीप कितने हैं? 300। ऐसे तो बहुत सारे द्वीप हैं। आपको बता दें समुद्र का जो पानी है ना, समुद्र का पानी का जो लेवल है वो कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो जब कम हो जाता है तो जमीन उभर के ऊपर आ जाती है, और जब ज्यादा हो जाता है तो नीचे चले जाते हैं। इसीलिए हम जो गिनने लायक द्वीप हैं जहां पर जीवन यापन होता है वो कितने हैं हमारे? 350। ऐसे कितने हैं? 572, ठीक है। एक कोस्ट गार्ड ट्रेडमैन का फॉर्म आया था, तो मैं जब भी कोई नौकरी का फॉर्म आता है तो मैं हमेशा मेरी डिटेल रहती है उसको मैं अच्छे से पढूं और उसके बाद अपने छात्रों को बताऊं कि अगर तुम्हारे लायक है तो इसको भरो। तो कोस्ट गार्ड नेवी का था, फॉर्म निकला था ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई हमारे छात्र भरेंगे इसको। लेकिन जब मैंने सेंटर देखा, सेंटर पता है कहाँ था उसका? पोर्ट ब्लेयर। यानी यहाँ से पहले तमिलनाडु जाओ या आंध्र प्रदेश जाओ, फिर वहाँ से या तो हवाई जहाज या तो पानी का जहाज उसमें जाओ, फिर पोर्ट ब्लेयर में जो है पेपर देने जाओ। फिर मैं सोचा कि हमारे छात्र जब इलाहाबाद जाने में लेट हो जाते हैं तो फिर तो वो तो पोर्ट ब्लेयर है ना। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाने में 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाते हैं तो फिर तो वो पोर्ट ब्लेयर है। कम से कम महीना भर पहले निकलना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका अंडमान और निकोबार। देखिए ये मैप में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये है हमारा अंडमान निकोबार। ये बंगाल की खाड़ी में ये जो भूखंड दिख रहे हैं यही उभरे हुए भूखंड है जहां पर जीवन यापन होता है। तो आपको बता दें क्या बोलते हैं? अंडमान और निकोबार। दो बोलते हैं ना, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार पूरा एक द्वीप समूह है, लेकिन इसको भी हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, उत्तर का अंडमान और नीचे का निकोबार। देखिए ये जो है ना 11 डिग्री चैनल, ये देखिए ये 11 डिग्री उत्तर, इसको 11 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पे एग्जाम में आता है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर चैनल की बात आ रही है कि चैनल क्या है? चैनल का मतलब कि दो भूभाग के बीच में पानी है, समुद्र है, और समुद्र का पानी का आवागमन हो रहा है। जैसे देखिए ये अंडमान है, अंडमान का ये लिटिल अंडमान यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या है? कार निकोबार। इसके बीच में जगह है ना, देखो इसके बीच में जगह है, पानी उधर जा रहा है, पानी इधर आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? चैनल। और यहाँ पे आपका एग्जाम में आया कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो वो आपका उत्तर क्या है? अंडमान और निकोबार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अंडमान है और निकोबार है, तो अंडमान निकोबार की कुछ जगह देख लीजिए। हमने क्या बताया था अभी? अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। देखिए ये रहा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, ये इस द्वीप में पोर्ट ब्लेयर। ऊपर जाएंगे तो आपका क्या है? लोअर अंडमान। नीचे जाएंगे तो क्या है? लिटिल अंडमान। अच्छा यहाँ पे देखिए सेंटिनल आइलैंड, जस्ट बगल में देखिए ये क्या है? सेंटिनल आइलैंड। इस छोटे से द्वीप में सरकार कभी हिम्मत नहीं करती जाने की। क्यों नहीं करती? क्योंकि यही वो द्वीप है, सेंटिनल द्वीप, जहां पर ऐसी जनजाति रहती है जो आज भी नग्न अवस्था में रहती है और वह बाकी के लोगों से संपर्क नहीं बनाना चाहती। यानी अगर आप यहां पे जाओगे तो आपका वो तंदूरी चिकन बना के खा जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इनकी आज तक भाषा भी नहीं पहचानी गई है और ये किस प्रकार से रहते हैं। सरकार ने बहुत हेल्प किया कि मतलब इनकी हेल्प करें, जनजाति समूह है इनकी हेल्प करें, क्योंकि हमारे देश का ही हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें आज भी सरकार से कोई संपर्क नहीं बन पाया है, क्योंकि कोई भी जाता है तो ये आक्रमण कर देते हैं वहां से या उसको मार डालते हैं, ठीक है। तो कभी आप सरकारी नौकरी लग जाए और अंडमान निकोबार में चला जाए तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यहाँ ना जाइएगा, ठीक है। हमारे चित्रकूट की जनसंख्या कम हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो सेंटिनल द्वीप में नहीं जाना है आपको। आगे देखिए ऊपर जाएंगे तो क्या है? मिडिल अंडमान। और ऊपर जाएंगे तो क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। आता है ना एग्जाम में कि भैया अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो ना ऊपर, ये सैडल पीक। और याद है बैरन द्वीप,
याद है, हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो यही है, जो क्या बोलते हैं उसको, बैरन द्वीप। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अभी हाल ही में कब फटा था, फटने का मतलब ज्वालामुखी फटा होगा और लावा निकला होगा, कब फटा था बताइए? 17 में, सन 2017 में, सन 2017 में वह फटा था और उसमें से लावा निकला था। अभी तक नहीं फटा है, मतलब फटने वाला है ना? सक्रिय भाई, फट सकता है कभी भी। कब फटेगा ज्वालामुखी? जब नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब नीचे तरल अवस्था ज्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। जैसे कुकर में अगर अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया तो सीटी तो ऊपर आएगी ही, है ना? चलिए, ये हो गया हमारा। अब आते हैं नीचे, निकोबार। तो निकोबार में भी देखिए कई सारे द्वीप समूह हैं। ऊपर देखें तो कार निकोबार, और नीचे देखें तो तरासा आइलैंड और कच्छल आइलैंड और क्या है, बॉम्बोका आइलैंड, ये है ग्रेट निकोबार। और इसी के और नीचे जाएंगे तो एक पॉइंट सबसे दक्षिण बिंदु आएगा जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। वह हमारे संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि भूमध्य रेखा कहां पे होती है, 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो उत्तर, 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो दक्षिण। यानी जब 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और जैसे ही 6 डिग्री से और आगे गए, 6 डिग्री 4 मिनट में हमारे भारत की भूमि स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमारा भारत भूमध्य रेखा से केवल कितना दूर है, 6 डिग्री 4 मिनट। यही कारण है कि हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, अंडमान निकोबार क्षेत्र में, दक्षिण भारत में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो भूमध्य रेखीय मौसम होते हैं। यानी जैसे भूमध्य रेखा में मौसम होगा वो यहाँ भी मौसम होगा। समझे? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई छात्र जिसे समझ में ना आ रहा हो बता देना भैया। चित्रकूट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम, ठीक है? एक बार को पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन सूरत चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं, ठीक है? समझ दिख तो रहा है ना? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? सैडल पीक। उच्चतम बिंदु का मतलब ही है भाई पहाड़ होगा, है ना? और ऊंची चोटी होगी जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। क्या 732 मीटर को ऊंचाई बोल दी है? लड़वारा का पहाड़ हमारे जैसे अब चित्रकूट की सबसे ऊंची चोटी किसको बोलेंगे? तो वो हमें सर्च करना पड़ेगा देवांगना घाटी में जाके, है ना? इंची टेप लेके जाओ, किसी दिन चेक करके आओ, है ना? लड़वारा का पहाड़ मत बोल देना क्योंकि वो नहीं है, ये इधर का ऊंचा होगा। ओके, मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग क्या है? मध्य अंडमान। सबसे ज्यादा जीवन यापन कहां होता है? यहाँ पे होता है। सबसे ज्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा भाग है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे लोग आराम से रह सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए, दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर है। दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है? समझे आप? आगे बढ़ते हैं। लिटिल अंडमान दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को दक्कन पैसेज कहा जाता है। और अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। मतलब अंडमान के पास छोटे छोटे द्वीप हैं जिनका नाम क्या है? ग्रेट कोको और लिटिल कोको। यहाँ पर किसका हस्तक्षेप है? म्यांमार का। हर देश के अपने अपने मतलब वो होते हैं, ये द्वीप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हवाई द्वीप है ना? वो प्रशांत महासागर में दूर है, एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, उस पर अधिकार किसका है? अमेरिका का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए क्या बोल रहा है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास नारकोंडम द्वीप है एवं बैरन द्वीप स्थित है। यह दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है। और यहां पर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है? बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी क्या है? सक्रिय है। सक्रिय का मतलब ही होता है कि ये अभी हाल ही में पहले फटा रहा होगा, आगे भी इसके फटने के चांसेस हैं, ठीक है? और आपको बता दें, जो लावा होता है ना भाई साहब, बड़ा महंगा बिकता है। तो डेट इसका जो है पता लगाए रखिए। कभी जब फटा तो सीधे चले जाइएगा, बाल्टी 2 बाल्टी लावा ले आइएगा, ठीक है? क्या पता खनिज पदार्थ मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, है ना?
चलिए देखिए, बैरन द्वीप की बात है ना, कुछ इस प्रकार से बैरन द्वीप दिखता है, कुछ इस प्रकार से बैरन द्वीप दिखता है। और जब फटने वाला होता है तो उसमें से इस प्रकार से धुआं निकलने लगता है, और जैसे ही वो फट जाता है तो अंदर की सबसे पहले जितनी गैसेस होती है, कचरा होता है, वो बाहर निकलता है। कचरा बाहर निकलने के बाद फिर लावा निकलता है, और कई महीनों तक वो लावा धीरे धीरे निकलता ही रहता है। जब तक धरती का प्रेशर शांत नहीं हो जाता तब तक आपका लावा निकलता रहेगा। समझे? क्लियर है? और ज्वालामुखी फटने के बाद बारिश होती है, कुछ देर बाद क्या होती है? बारिश होती है। क्यों बारिश होती है? देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से क्या निकली? गैस निकली, और वो गैस का बन जाता है क्या? बादल। और बादल जब ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाती है? बारिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकोबार द्वीप समूह, आगे देखिए, निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पर, देखो बताए थे ना, लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है, और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। यानी अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल कौन समुद्र में है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार बीच में है, और ग्रेट निकोबार, देखो निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, या क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, आए समझ में? यही तो जीके जीए से आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, खाली माउंट एवरेस्ट का नाम और सहारा मरुस्थल नाम लेने से थोड़ी जीके जीएस आता है, एक एक चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? बताइए। ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। और क्या नाम है? पिग्मेलियन। ठीक है, यानी ये एक ही चीज को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए नाम है अंकिता, फेसबुक में नाम है पापा की परी, है ना, इंस्टा में कुछ और नाम हो जाएगा, यूपी 96 शहंशाहों का शहर, ऐसे करके। चलिए, एक ही चीज को दर्शा रहा है ना। आगे देखिए, अब आते हैं किसमें? लक्षद्वीप में। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है भाई? लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा कौन सा है द्वीप समूह? लक्षद्वीप है। अच्छा, मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को 8 बजे मैथ की क्लास दी जाए। कौन लेता है मैथ की क्लास 8 बजे रात में मोबाइल से? है कोई लड़का? अंकित को छोड़कर? एक दिन, 2 दिन। चलिए, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 8 बजे मैथ की क्लास और 9 बजे रीजनिंग की क्लास हम लोग दें, तो उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चंस रिवीजन ही तो करना है। देखिए, आता सब कुछ है, लेकिन बार बार घिसने से ही क्लियरिटी आती है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको ले सकते हैं। सनराइज करियर एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। कहां पे है? अरब सागर में। सबसे पहला पॉइंट, हमारा अंडमान निकोबार कौन सागर में है? बंगाल की खाड़ी। और लक्षद्वीप कहां पे है हमारा? अरब सागर में, बिल्कुल से। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी है ना हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और आपको एक चीज बता दे, ये जो आज हम इस पे दावा करते हैं ना लक्षद्वीप की हमारा भैया केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत अच्छी जगह है, टूरिज्म के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, मात्र अगर आधे घंटे लेट हो जाते तो ये पाकिस्तान के कब्जे में होता। जब हमारा भारत आजाद हुआ और अंतरिम सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के गृह मंत्री बने, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री बने, बुजुर्ग आदमी, विद्वान आदमी, तो उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास समय बहुत कम है, उस समय बीमार भी चल रहे थे, समय बहुत कम है, एक काम करते हैं, पूरे भारत को एक कर देते हैं। और पूरे भारत को एक कर देते हैं तो उन्होंने बढ़िया एक फॉर्मेट छपाया, विलय पत्र। क्या समझा? क्या छपाया? विलय पत्र, कि जाएंगे राजा से बात करेंगे, अगर वो मानता है तो ठीक, नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो राजा के पास जाते थे, रजवाड़ों के पास जाते थे कि भैया देखो ऐसा है, आपका जो ये राज्य है भारत में मिलना है, ये रहा विलय पत्र, साइन कर दो। तो जैसे मान लीजिए वो मना कर दे तो फिर सेना लेके चले जाते थे, ऐसे करके। तो पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा रियासतों को उन्होंने भारत में मिलाया और अखंड भारत का निर्माण कराया। और इतना काम था, जहां चाहे मन वहां सेना भेज दे, जाओ भाई भारत में मिला के लाओ उसे। ठीक है, उस राजा का साइन कराओ, इस राजा का साइन कराओ। इनके दिमाग में लक्षद्वीप का नाम ही नहीं आ रहा था। और जब इनके दिमाग में आया, अरे लक्षद्वीप तो भूला जा रहा है यार, वो भी तो अपना है, भेजी नौसेना को, जाइए वहां पे झंडा गाड़ के आइए और बताइए कि ये भारत है। गए वहां पे,
और झंडा गाड़ा, वहां के लोग बोल रहे हैं ये क्या है, बोले यहाँ से ये भारत है। बोले क्या भारत, भारत क्या होता है हमें क्या पता। बोले तुम्हें चाहे पता हो चाहे ना पता हो, आज से ये भारत है। और वहां पे सेना रहने लगी। जैसे ही हमारी सेना वहां पहुंची, आधे घंटे बाद पाकिस्तान की सेना वहां पर आ गई। अब जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय झंडा देखा, वापस लौट गई। जिन्ना बोला ओ शिट, गया लक्षद्वीप, गया हमारे यहाँ से। आज भी उसको ऊपर से इतना दुख होगा कि दो चीजें मैं नहीं ले पाया, एक जम्मू कश्मीर और एक लक्षद्वीप, है ना। आंसू बहा रहा होगा ऊपर होकर, वो सोच रहा होगा थोड़ा सा जीने का और मौका मिल जाता तो ढेर सारे आतंकवादी पैदा कर देते। चलिए, तो आपको बता दें, आज हम अखंड भारत जो बोलते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें बहुत बड़ा रोल है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हमारा भारत अखंड भारत कहलाता ही नहीं। ठीक है, तो उनके योगदान को कभी भूलना नहीं है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। पूछते हैं कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है, मिनिकॉय। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, अंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आए समझ में, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 4.98 वर्ग किलोमीटर। और आज बता दें, लक्षद्वीप इतना संपन्न है, इतने बढ़िया होटल्स हैं यहाँ पे, और समुद्र के बीचों बीच घिरा हुआ है। यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोरल रीफ। समुद्र का इतना बढ़िया सुंदर पानी है कि समुद्र के नीचे का जितने पत्थर हैं, काई लगी है, सब दिख जाएगा आपको, है ना। कभी नौकरी लगेगी तो जाइएगा, ऐसे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। चलिए, मैप में देखते हैं कि भाई हमारा अंडमान निकोबार, तो देख लिया हमने लक्षद्वीप कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे ये जो अरब सागर है, भारत का अरब सागर है, यहीं पर छोटे छोटे द्वीप है ये यहाँ पे। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरत्ती। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, 30-32 द्वीप हैं यहाँ पे, और यही हमारा भारत है। तो देखो, पाकिस्तान कहाँ था, यहाँ पे। पाकिस्तान कहाँ था, यहाँ पे। और हमारा भारत तो ये रहा। तो जल्दी से हमने अपनी नेवी भेज दी, तब तक ये आ ही रहा था, तब तक हमने अपना झंडा यहाँ पे गाड़ दिया था। ठीक है, अरब सागर में है, इसको देखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम मैप को थोड़ा सा जूम करके देखें, मैप को, ये जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर को थोड़ा जूम करके देखें तो अंडमान निकोबार कुछ इस प्रकार से है। छोटे छोटे द्वीप कुछ इस तरीके से, देखिए ये रहा कावरत्ती, ये अगत्ती, ये बंगरम, ठीक है, ये अमिनी, ये कदमत, ये किल्टन, ये चेटलट है, ये बित्रा है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आएंगे तो देखो ये रहा यहाँ पे मिनिकॉय। ठीक है, ये रहा मिनिकॉय। ऐसे छोटे छोटे द्वीपों में है, द्वीपों में है। ये है गोंडवाना धरती का हिस्सा, समझे, अंडमान निकोबार को बोल देते हो। ठीक है, आया समझ में, जाना कभी घूमना, बहुत अच्छी जगह है ये भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल जिसको बोलते हैं, वह किसके बीच है, सुमात्रा और निकोबार के बीच। सुमात्रा और निकोबार, मैंने क्या बताया था, चैनल क्या होता है, चैनल का मतलब दो भूभाग है और उसके बीच में क्या है, पानी, है ना। तो देखिए, सुमात्रा किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का। और ये निकोबार किसका द्वीप है, यानी आप बोल सकते हो कि इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा और भारत का द्वीप निकोबार के बीच में जो जलराशि है, उसको कौन सा चैनल बोलते हैं, ग्रेट चैनल। ठीक है, याद करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, पीडीएफ भेज दूंगा। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका द्वीप है, लक्षद्वीप का, और हमारा केंद्र शासित प्रदेश। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, मतलब इनके बीच में जलराशि है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। ठीक है, ये चैनल बहुत पूछे जाते हैं, पूछ लीजिएगा। ये टीवी का चैनल नहीं है कि चेंज कर दो। ठीक है, आए समझ में। फिर से देखो, ग्रेट चैनल किसके बीच में है, सुमात्रा और निकोबार के बीच में। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार में। भूलेगा तो नहीं है, मैं चाहूंगा एक बार लिख लो आप, है ना, लिख लो। राधा, इसमें कितना टाइम हो गया देखो रिकॉर्डिंग का, 44। ठीक है, बंद कर दो इसको।